हो जाएगी रिकॉर्डिंग, ठीक है। इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं मैं पहले। ये जो चैप्टर है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप लोगों ने 10th क्लास में चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी करके, ये उसी का एक्सटेंडेड वर्जन, इसी को डिटेल में पढ़ना है हमें, ठीक है। ये जो चैप्टर है आपका, ये हर तरह से इंपॉर्टेंट है। हर तरह से बोले तो ये चैप्टर आपका सीबीएसई में अकेला चैप्टर 6-7 नंबर की वेटेज रखता है, समझ लो 6-7 नंबर, अप्रोक्सीमेटली 10% वेटेज है 70 में से। तो 6 नंबर की 7 नंबर की बोर्ड में वेटेज है, और बड़ा सिंपल चैप्टर है, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था उसी को डिटेल में हमें पढ़ना है माइक्रोस्कोपिक लेवल तक, ठीक है। ये है, जितने भी आपके टर्म 1 में जो एक्सपेरिमेंट आएंगे स्कूल में, वो सारे के सारे पहले 4 एक्सपेरिमेंट भी इसी चैप्टर से आएंगे आपके। पहला ओम्स लॉ है, फिर मीटर ब्रिज, ठीक है, मीटर ब्रिज के भी 2 हैं, ठीक है। उसके बाद गैल्वेनोमीटर का इंटर रेजिस्टेंस फाइंड करना, वो सब चारों इसी से हैं आपके। तो 30 मार्क्स इंटरनल में भी 15 मार्क्स अकेले ये चैप्टर रखता है, तो 15 प्रैक्टिकल में, 6 बोर्ड में, कितने हो गए 21, वाइवा में पूछे जाएंगे जो भी है, मतलब, ठीक है। तो अकेला ये चैप्टर अच्छी खासी वेटेज रखता है। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो अटेम्प्टेबल होते हैं, मतलब 100%। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जैसे बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं बन सकते, इससे आसान क्वेश्चन बनते हैं, अटेम्प्टेबल होते हैं। तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। पता है एक टाइम था 90s में, जब आईआईटी का जो पेपर होता था, अब तो मेंस है, एमसीक्यू बनता है, पहले स्क्रीनिंग अलग होती थी। जो स्क्रीनिंग क्वालिफाई करते थे वो आईआईटी के लिए पेपर बोर्ड की तरह लिखते थे, जैसे बोर्ड का पेपर आप लिखते हो। तो उस टाइम पे सब्जेक्टिव पेपर बनते थे। तो उस टाइम पे इतना डिफिकल्ट लेवल आता था कि भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी का आप एक क्वेश्चन भी कर डालो 8 नंबर का, कट ऑफ क्लियर हो जाती थी फिजिक्स की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले सबसे बेसिक टर्म आती है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। बताओ क्या होता है। उसको करंट, वो करंट होता है, लेकिन होता क्या है करंट। हाँ हाँ, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो दिस इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं, करंट। इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल आई से, या कुछ जगह हम स्मॉल आई से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। तो बाय डेफिनेशन करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अगर मैं डेल्टा क्यू बाई टी, डेल्टा टी की जगह लिख दूं डी क्यू बाई डी टी, डिफरेंस क्या है दोनों में। हाँ, ये कौन सा है, एवरेज, वेरी गुड, दिस इज एवरेज करंट, दिस इज एवरेज करंट। और ये इंस्टेंटेनियस करंट, दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट। समझ में आई। यूनिट क्या होती है इसकी, वेरी गुड, ऐसा यूनिट इज एम्पियर, यस वेरी गुड। कूलाम पर सेकंड को हम बोलते हैं एम्पियर, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जो एम्पियर है, करंट है, करंट एक फंडामेंटल है या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सी है? करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, क्या है, डिराइव्ड है। क्या है, पता नहीं, क्या है, डिराइव्ड ही होगी सर, चार्ज फंडामेंटल है ना। वो 7 फंडामेंटल बताना जरा, जो 11th क्लास में पढ़ी थी आपने, मास, लेंथ, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट भी तो था, भूल गए मुझे लग रहा है, पढ़े नहीं हो। करंट भी तो था कि नहीं, फिर तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है इसका, ए, ठीक है, बात समझ में आई। ए से डिनोट करेंगे, हो सकता है कुछ बुक्स में आई से भी कर दे, बट ए से जनरली। अच्छा, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, नैनो एम्पियर पता ही है आप लोग, बताने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, ये होता है। अच्छा, जो करंट है, करंट फ्लो कर रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल 10 एम्पियर, एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर। करंट की डायरेक्शन भी है, एरो बना हुआ है, मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। करंट क्या होना चाहिए? वेक्टर होना चाहिए। वेक्टर है? वेक्टर है क्या? क्यों नहीं है वेक्टर, बताओ? स्केलर क्वांटिटी है नो डाउट, लेकिन वेक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी हम इसको स्केलर लेते हैं, क्यों? बताओ, वेक्टर में से क्या खास बात है? बेटा डायरेक्शन तो हम इसकी भी चेंज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही जवाब, लड़की सही बोली एकदम। जैसे मान लो ये अलग अलग ब्रांच है, इसमें से आ रहा है 7 एम्पियर, इसमें से आ रहा है 3 एम्पियर, टोटल कितना हो गया? इन दोनों के जो बीच का एंगल है, क्या इस एंगल पे 10 एम्पियर डिपेंड करेगा क्या? मैं इसको 60 डिग्री रखूँ तो 10 एम्पियर जाएगा, 30 डिग्री रखूँ तो 10 एम्पियर। मतलब एडिशन ऑफ करंट डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है ये, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। वाइवा का क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना, ठीक है? वैसे मैं 11th क्लास में बताता हूँ जब बच्चों को मैं वेक्टर पढ़ाता हूँ, ठीक है? चाहो तो लिख सकते हो, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी although it has magnitude as well as direction, but it do not follow law of vector addition, that's why it is called scalar quantity. लिख लिया बेटा सभी ने? हटा दो इसको। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस पे ध्यान दो। I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट। किससे मिलेगा हमें? अगर हम चार्ज को डिफ्रेंशिएट कर दें टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलेगा? करंट। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर अच्छा देखो, ये तो मैंने बता दिया I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, है ना? तो यहां से अगर मैं देखूं तो डी क्यू क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो टोटल चार्ज Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। एक और फॉर्मूला बन गया, एक फॉर्मूला ये था, इसी से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? अब दोनों पे एक एक क्वेश्चन में बता देता हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ चार्ज इन ए करंट, चार्ज इन ए वायर, फ्लो ऑफ चार्ज इन ए वायर इज गिवन बाई 4t square plus 6t minus 10 coulomb. Charge as a function of time is given to you like this. Find current at t equal to 1 second. करंट निकालना है कहां पे? जब t की वैल्यू 1 सेकेंड हो। तो हम क्या करेंगे? करो डिफरेंशिएट, करिए जल्दी से। डिफरेंशिएशन आता है? आता है नहीं? ज्योत्सना आता है? करो। डन? कितना आ रहा है? हाँ बिल्कुल सही है। हाँ डिफरेंशिएट बेटा, इंटीग्रेट नहीं, डिफरेंशिएशन। हाँ
आ गया? मुझे लगा डिफ्रेंशिएशन भूल गई लड़की। नहीं, देखो इधर देखो, याद करो, इफ y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n dy बाई डी एक्स, ठीक है, तो इधर देखो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट। तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई में और पावर में से एक माइनस, ये तो होता था। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे पावर कितनी t की, 2। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू 4 तो मल्टीप्लाई में रहने दो इसको, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t प्लस 6, टी की पावर कितनी है यहाँ पे 1, तो 1 इंटू टी की पावर 0, ये 1 ही हो जाएगा। कांस्टेंट का क्या होता है 0। तो क्या आ गया, डी क्यू बाई डी टी क्या है करंट, तो करंट आ गया हमारे पास 8t प्लस 6। बोलो, और टी की वैल्यू क्या पुट करनी है, क्या है, टी की वैल्यू क्या पुट करनी है 1 सेकेंड, तो 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा करंट। बोलो समझ में आया कि नहीं, क्लियर है? ठीक है, इस तरह से करना है। एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, मैं बोल रहा हूं, करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर, करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर इज गिवन बाय, करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर इज गिवन बाय I इज इक्वल टू, I इज इक्वल टू 40 प्लस 3, 40 प्लस 3 एम्पियर, full stop, find the number of electrons, find the number of electrons passing through the wire, number of electrons passing through the wire in the interval 0 to 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो किए वायर से, क्रॉस सेक्शन से वायर के, ये हमें बताना है। ठीक है, हिंट दूं या करोगे, करो, पहले चार्ज निकालो, चार्ज आएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ ही जाएंगे, है ना। हुआ, चार्ज कितना आया, इंटीग्रेशन से होगा, अब प्रॉब्लम इंटीग्रेशन में आएगी मुझे लग रहा है।
हाँ बिल्कुल कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट। हाँ नहीं देखो, चार्ज क्या था फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, यही था कि नहीं? हमें चार्ज किस इंटरवल में निकालना है, तो लिमिट डिफाइन कर दो ना, 0 से 2 सेकेंड करो। आई की वैल्यू क्या लिख देंगे हम, 40 + 3 dt, यही होगा। बोलो 40 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t⁻1 है ना, 4t² / 2 प्लस 3 कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन 3t, लिमिट 0 से 1 तक। तो कितना जाएगा ये 5, अच्छा 0 से 2 थी, तो 0 से 2, तो बेसिकली है क्या, 2t² + 3t, लिमिट 0 से 2, 8 + 6 14 कूलम। चेक करो चार्ज सही आया क्या, और चार्ज अगर आ गया आपके पास तो Q = NE, N की निकालने के लिए Q/E, Q कितना है 14, E की वैल्यू कर लोगे सोल्व, 140/16 इंटू में 10⁻19, इतने इलेक्ट्रॉन, ठीक है पॉइंट में निकाल लेना जो भी आएगा, इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में मतलब कम ही एक्सपेक्टेशन है, लेकिन इस तरह से करेंगे अगर आया तो। ये तो था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम इस चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हटा दो, सबसे पहले आता है टॉपिक, इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है, और वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी से डिनोट करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और मैं लिख रहा हूं इस पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस चैप्टर का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो दो ही हैं सबसे ज्यादा, एक तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और दूसरा आता है आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये मेजर टॉपिक है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से समझना है क्या, हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, मान लेते हैं वायर है कोई, इस कंडक्टर में, कंडक्टर मतलब क्या होता है, बहुत सारे इसमें क्या होंगे, फ्री का मतलब क्या होता है, मुफ्त, मतलब फ्री का मतलब क्या है यहाँ पे, एबल टू मूव, दे आर फ्री टू मूव, कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई की, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की है, क्या ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होंगे? ये कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर को मैं रूम पे यहाँ पे ऐसे रखे हुए हूँ, उसके जो अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या रुके रहेंगे एक जगह, क्या करते रहेंगे, रैंडम मोशन में रहेंगे। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इधर, कोई नीचे, कोई ऊपर, लाइक दिस, सो दे आर इन रैंडम मोशन, समझ रहे हो, लाइक दिस, क्लियर है। रूम टेम्परेचर पे भी ये मूव कर रहे हैं, इसका मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी है, कहां से आई वो काइनेटिक एनर्जी, कौन दे रहा है इनको ये काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, कहीं से तो एनर्जी मिल रही होगी ना भाई, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं कहीं रैंडम मोशन में, भी आपने बताया सर रैंडम मोशन में होंगे, रुके हुए तो है नहीं, तो कहां से मिल रही एनर्जी जो घूम रहे हैं। केटीजी पढ़ाता ना 11th क्लास में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस,
रूम टेम्परेचर पे भी ये गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में इधर उधर घूमते रहते हैं कि नहीं? कहां से मिलती है एनर्जी? याद है 3/2 के टी। टी क्या है यहां पे? पढ़े हो कि नहीं केटी जी? छुड़वा दिया था? पढ़ा ही नहीं फिजिक्स। आपने तो पढ़ा है देवियो। हाँ बोलो अक्षिता। नहीं बेटा, सिंपल सी बात है, रूम टेम्परेचर पे थर्मल एजिटेशन के कारण थर्मल एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से इनको ये काइनेटिक एनर्जी मिलती है। ठीक है, अगर आप इसको 0 केल्विन पे ले जाओ तो सारे इलेक्ट्रॉन शांत बैठ जाएंगे एक तरफ। ठीक है, तो थर्मल एनर्जी के कारण दे आर इन रैंडम मोशन। किसमें होते हैं ये? रैंडम मोशन। रैंडम मोशन पता लग गया? अब इनकी अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकाल लूं, कितनी आएगी? जब जब आप रैंडम मोशन का एवरेज निकालते हो, वेक्टर सम निकालते हैं, तो कितना आता है? याद रहेगा, एवरेज वेलोसिटी कितनी है इनकी? 0। क्लियर? हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर, एवरेज वेलोसिटी इज 0। क्लियर है? ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? 0। तो रैंडम मोशन के कारण एवरेज वेलोसिटी आ गई 0। यहां तक क्लियर है? इसको बनाओ जल्दी से, मैं इससे आगे का लिखूंगा। सोचो, लिख लिया? दूसरा केस, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम बाहर से कोई इधर की तरफ बाहर से कोई मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का मतलब है मैंने कोई यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। बात समझ में आई? तो मतलब मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। तो जो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में घूम रहे थे, क्या अब रैंडम मोशन में घूमेंगे? इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज होता है? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में, अपोजिट। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो पहले रैंडम मोशन में घूम रहे थे, क्या वो अब रैंडम मोशन में रहेंगे? बोलो, अब उनकी रैंडमनेस कम हो गई? रैंडमनेस कम हुई, नाउ दे आर गेटिंग सम प्रेफर्ड डायरेक्शन। नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन प्रेफर्ड डायरेक्शन। क्या अब एवरेज वेलोसिटी 0 आएगी? तो जो भी एवरेज वेलोसिटी आएगी उसी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां से मैं डेफिनेशन समझा दूं आपको। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज के बिना इस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन अधूरी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखिए आप पहले, फिर बना लेना, पहले लिख लो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखिए, द एवरेज वेलोसिटी, the average velocity gained by the free electrons, gained by the free electrons of a conductor, of a conductor in presence of, in presence of external electric field, in presence of external electric field, फुल स्टॉप। ठीक है, एवरेज वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, बिना एवरेज के ये डेफिनेशन गलत मानी जाती है। ठीक है, तो
अब ये डायग्राम बना लो जल्दी से। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये कितनी होगी, वी नीड टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, क्या लिखा है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बना लिया। ये जो मैंने हेडिंग डाली है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डेरिवेशन यहीं से शुरू हो जाता है। अब हम एक डेरिवेशन कर रहे हैं, हम डेरिवेशन के बीच में हैं, ठीक। ये लिख लिया इधर का, इसको हटा दो। इधर देखो, इधर देखो, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई थी तो कितनी थी, 0 थी। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया आपने E, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है E, और इलेक्ट्रॉन का मास हम मान लेते हैं m। m क्या है यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई। क्यू कितना है यहाँ पे, माइनस के ई। बोलो, ये फोर्स लगेगा। और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हर एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना आएगा, माइनस के ई इंटू कैपिटल ई बाई एम। बोलो यस और नो। ये किसका एक्सेलरेशन है, इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहां से शुरू करेगा, एक्सेलरेट करते करते यहां पे निकलेगा गोली की रफ्तार से। ऐसा नहीं होता है। देखो इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे है। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो इलेक्ट्रॉन यहां से चलना शुरू किया। अब इसके अंदर गुफा नहीं बनी हुई है, टनल नहीं बनी हुई है कि टनल के यहां से निकलेगा सीधा यहीं पाकर रुकेगा। बीच में क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, आयंस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो उन सबसे टकराते 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 इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड में पहुंचता है। इलेक्ट्रॉन एक्सलेट किया, दौड़ना शुरू किया। जैसे ही दौड़ेगा हाई स्पीड गेन की, तुरंत कोलिजन हुआ। कोलिजन होते ही वो टकराएगा, गिर पड़ेगा, लूजेज इट्स काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फोर्स तो कंटिन्यूअस है। फिर से खड़ा होएगा, भागेगा, फिर से टकराएगा, गिरेगा। तो टकराते 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 ऐसे ये कंडक्टर को पार करता है। बात समझ में आई, क्योंकि ये रेसिस्ट भाई, एक सपोज वो भीड़ है, बहुत सारी फ्री इलेक्ट्रॉन है। आप लोग को मैंने भीड़ में खड़ा कर दिया, आपसे बोलूं कि भागो, क्या भाग पाओगे, आसानी से टकराते टकराते जाओगे। बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी जाता है एक एंड से दूसरे एंड तक। अब इलेक्ट्रॉन टकराया, टकराने के बाद अगला जो कोलिजन होगा, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल है, एवरेज टाइम इंटरवल, हम उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। समझ में आया। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, मैं लिख देता हूं, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। क्या है ये, मैं यही लिख देता हूं, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और इसको डिनोट करते हैं हम टाउ से। टॉर्क अलग है, टाउ मतलब टाइम वाला टाउ है ये। दिस इज एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। समझ में आ गया। ये लिख लिया पूरा एक्सप्रेशन, यहां तक लिखो जल्दी से। देखो ये हटा दो इससे आगे का। हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, आप इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, याद है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, याद है इक्वेशन।
अगर मैं इस इक्वेशन को यूज करूं एवरेज वेलोसिटी के लिए, फाइनल एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल एवरेज वेलोसिटी इनटू एक्सेलरेशन इनटू एवरेज टाइम इंटरवल, तो ये टी एवरेज तो टाउ हो जाएगा अभी, है ना। और ए कितना था अभी, वी एवरेज क्या है, फाइनल एवरेज वेलोसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इनिशियल एवरेज वेलोसिटी कितनी थी जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, 0, प्लस एक्सेलरेशन कितना था, माइनस के ई बाई एम, और एवरेज टाइम इंटरवल क्या है, टाउ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या बना, माइनस के ई इंटू ई बाई एम इंटू में टाउ। याद रख, जो भी मैं बॉक्स में लिखता हूँ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए इसको जल्दी से। लिख लिया। स्मॉल ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कैपिटल ई क्या है, एम किसका, इलेक्ट्रॉन का मास। टाउ पता ही है, एवरेज टाइम। ये एक्सप्रेशन याद रहेगा। अच्छा, अब मुझे इस पे क्वेश्चन बताओ जरा, ठीक है, याद रखना इसको। इस फॉर्मूले को याद रखना। अब सपोज करो क्वेश्चन ये है, सपोज करो ये कोई कंडक्टर है आपके पास, ठीक है, लेंथ है इसकी L, और इसमें बैटरी लगाई हुई है आपने V वोल्ट की। इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, मान लेते हैं V1। अब अगर मैंने इसी कंडक्टर में लेंथ इसकी डबल कर दी विदाउट चेंजिंग इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, सेम बैटरी लगाई है, तो क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज होगी, और होगी तो बड़ी कौन सी होगी या छोटी कौन सी होगी, बताइए। लेंथ कितनी कर दी इसकी 2L, क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम है, समझ रहे हो। एक और कंडक्टर मैंने एक और यहां पे लगा दिया बाय अप्लाइंग सेम बैटरी, तो क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज होगी, और होगी तो किस उससे कितनी फैक्टर में, क्या। फॉर्मूला हमारे पास एक ही है। हम मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, ई बाई एम इंटू टाउ। टाउ क्या चीज है यहाँ पे, रिलैक्सेशन टाइम। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, एम मास, ई इलेक्ट्रॉन। तो बताओ जरा, लेंथ चेंज करने पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज होगी क्या, पहले तो बता, होगी या नहीं होगी। हो सकती है, क्यों हो सकती है, कौन सा फैक्टर जो चेंज होगा, टाउ चेंज होगा। तो देखो एक चीज बता दूं, टाउ चेंज नहीं होने वाला, टाउ इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, समझते हो। लेंथ बढ़ाने से टाउ क्या है, टाउ जानते हो, दो कोलिजन के बीच का, टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो यहाँ पे भी होगा, एक्चुअली टेम्परेचर का फंक्शन होता है। टाउ इज नॉट द फंक्शन ऑफ लेंथ और ये और वो, टेम्परेचर चेंज करने पे चेंज होता है। मैं बोल दो दोनों का टेम्परेचर सेम है, लेंथ बढ़ा दी मैंने, कुछ फैक्टर चेंज हो रहा है क्या, स्मॉली इलेक्ट्रॉन बदल दोगे आप, हैं। ई और एम तो चेंज हो नहीं सकते, टाउ मैंने बता दिया नहीं होगा चेंज। इलेक्ट्रिक फील्ड पे आ जाओ, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है क्या, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, V बाई एल, याद है कि नहीं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल ग्रेडियंट को ही तो बोलते हैं हम। तो V बाई एल है कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड,
वेरी गुड। वी वाई, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई या ज्यादा? हाफ हो गई कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ हो गई तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हाफ हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले में मान लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी है v1 इक्वल टू ई इंटू ई की जगह लिख लो ना v बाई एल। इस फॉर्मूले को ऐसे लिख लीजिए ई इंटू वी बाई एल, ऐसे लिख लो ना। अब देखो यहाँ पे क्या चीज चेंज हुई है इसमें से? केवल लेंथ चेंज हुई है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है कि नहीं? तो हम बोल सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी v1 अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी v2 इक्वल टू L2 बाई L1। L2 क्या है? 2L। L1 क्या है? L, तो क्या आ गया 2। तो सीधी सी बात है v2 इक्वल टू v1 बाई हाफ हो गई कि नहीं वेलोसिटी? बेटा एमसीक्यू में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, लिख लो। लिख लिया? अच्छा, एक मिनट रुको, मैं एक बार देख लूं कुछ रह तो नहीं गया। एक छोटा सा रिलेशन है, आपको याद है 11th क्लास में आपने पढ़ा था? देखो मैं बार बार 11th क्लास का इसलिए बोल देता हूँ, ना भी याद हो तो मैं रिकैप करा देता हूँ। एक वेलोसिटी निकालते थे हम डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी से, और एक वेलोसिटी निकालते थे हम डी एक्स बाई डी टी से। दोनों में डिफरेंस क्या है? यस बिल्कुल, ये इंस्टेंटेनियस है और ये पता है ना, ये बस ठीक है, फिर तो हो गया अगला डेरिवेशन। हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो ये कोई कंडक्टर है, मान लेते हैं दिस इज ए कंडक्टर हैविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज एन। एन क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है? एन, ठीक है। बैटरी अपने अप्लाई की वी, आई करंट ले लेते हैं, ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया किसका? ये जो वायर है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने ए ले लिया, ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी ले लेंगे हम, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, इसमें से ये जो है इसमें से एक पोर्शन लेते हैं, ऐसा एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट की जो विड्थ है वो डेल्टा एक्स है, दिस इज डेल्टा एक्स। समझ पा रहे हो? देखना जरा,
समझ में आ रहा है? जैसे सिलेंडर है, इसका एक छोटा सा पोर्शन जिसकी विड्थ कितनी है डेल्टा एक्स, हमने कंसीडर किया। इस छोटे से शेडेड पोर्शन का की वॉल्यूम कितनी होगी बता सकते हो? बोलो। इस शेडेड पोर्शन की का वॉल्यूम कितना होगा? ऐसे लिखेंगे, कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ length delta x as shown in figure। वॉल्यूम ऑफ द पोर्शन बताइए। वेरी गुड। एरिया कितना है? ए। लेंथ कितनी है इसकी? डेल्टा एक्स। कितना होगा? ए डेल्टा एक्स। समझ में आया? ये वॉल्यूम आ गया इसका। इधर देखो, एक यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एन। तो इतने वॉल्यूम में कितने होंगे? एन इंटू ए डेल्टा एक्स। तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्ड इन द पोर्शन, इन द पोर्शन कितना हो जाएगा? एन इंटू ए डेल्टा एक्स। समझ में आई बात? इधर देखो, इतने सारे इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? ई। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? बोलो। ई से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ बताइए कितना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो चार्ज कंटेन्ड, बोलो कितना बताया था? ई से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या ये चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नेगेटिव होगा। ठीक है, वी आर टेकिंग इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा क्यू कितना आ गया? एन ई ए डेल्टा एक्स। बोलो समझ में आया क्या? इतना चार्ज है। इतने चार्ज को इस डेल्टा एक्स से पार करने के लिए जो टाइम लगा, मान लेते हैं वो लगा डेल्टा टी। इसको लिख लो पहले। लिख लिया? इस डेल्टा क्यू को इस डेल्टा एक्स को पार करने के लिए टाइम लगा डेल्टा टी, मान लेते हैं। इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं मैं डेल्टा टी क्या है? यहां पे टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द लेंथ, टाइम रिक्वायर्ड बाय द चार्ज, बाई डेल्टा क्यू टू क्रॉस द लेंथ, कौन सी? डेल्टा एक्स। तो अगर मैं दोनों तरफ डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर देखो ये एन ई ए डेल्टा एक्स है, दोनों तरफ मैं डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं, तो व्हाट इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी? करंट, एवरेज करंट, इज इक्वल टू, ये है ही आपका एन ई ए डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, कायदे से इधर देखो, कायदे से तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आना चाहिए, क्योंकि जिधर करंट होगा, करंट किधर है? इधर की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहे हैं? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन हम यहाँ पे माइनस साइन क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि स्केलर और ये वेक्टर है। तो वी आर टेकिंग इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, तो आई इक्वल टू एन ए वी डी। याद रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, आई इक्वल टू एन ए वी डी। एन क्या था यहाँ पे? ये हर मेटल की अलग होती है, कॉपर की अलग होगी, सिल्वर की अलग, गोल्ड की अलग। ठीक है, हर मेटल की अलग होती है, वो गिवन होगा क्वेश्चन में। तो अभी तक केवल दो फॉर्मूले पढ़े हमने। पहला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का,
दूसरा आई इक्वल टू एन ई वी डी। मन ही मन में 10-10 बार रटो इन दोनों फॉर्मूला को। डिफ वेलोसिटी वी डी इक्वल टू ई ई बाई एम इंटू टाउ। मन ही मन में 10-10 बार रटो, रटने वाले फॉर्मूले जल्दी से रटो इनको। और आई इक्वल टू एन ई वी डी, जैसे v इक्वल टू आई आर था, ऐसी तरह से मुंह पे होना चाहिए आई इक्वल टू एन ई वी डी। आई इक्वल टू एन ई वी डी 10-10 बार मनी मन में जाप करो इसका जल्दी से, क्विक। आई इक्वल टू एन ई वी डी टिप्स हो जाएंगे तभी ये फॉर्मूले। अभी से याद करते चलोगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी। 2 फॉर्मूले बताए हैं, दोनों नए हैं आपके लिए, रटो इनको बैठ के जल्दी से, रट्टा लगाओ। और मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। बोलो पवित्रा, दोनों फॉर्मूले बोलो बिना देखे एक बार। हैं? हम्म हम्म जल्दी से दोनों फॉर्मूले क्विक। हम्म हम्म यस। आप भी बोलो जल्दी से क्विक। हम्म ठीक है। देखो इधर हमारे पास 2 कंडक्टर हैं, दोनों की लेंथ सेम है, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इसका a/2 दिखाई दे रहा है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a/2। दोनों ऐसे कनेक्ट किए हैं मैंने, बैटरी लगाई है। पहले तो मुझे बताओ दोनों में डिफ वेलोसिटी सेम होगी या डिफरेंट होगी या क्या होगा? दोनों ही कॉपर है, मतलब मटेरियल दोनों सेम है। तो मुझे बताइए V1/V2 का रेशो। हाँ, लेंथ दोनों की सेम है, लेकिन लेंथ का करना क्या है? हिंट दूं? ये दोनों कंडक्टर किस में है, सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में क्या चीज सेम होती है? करंट। करो, अब करो। हाँ, कॉपर मतलब दोनों में n सेम होगा, मेटल सेम है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम होगी। इतना टाइम क्यों लग रहा है? I1 इक्वल टू I2 करो। लगाओ फॉर्मूला I इक्वल टू NeVD। बिल्कुल ठीक है आप लोगों का।
देखो इधर, इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, और क्योंकि सीरीज में है तो हम बोल सकते हैं I1 इक्वल टू, क्योंकि दोनों का मेटल कॉपर है तो दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी सेम होगी। इधर देखो I1 इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगेगा, I इक्वल टू NeVd। तो I क्या है, Ne, एरिया A है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है V1। इस वाले में N क्या होगा, N ही होगा, क्योंकि कॉपर दोनों का मेटल सेम है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज वो तो होता ही यूनिवर्सल सेम है। एरिया कितना है इसका, A/2 इंटू V2, Ne से Ne गया, तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 1/2। समझ में आया, इस तरह से करेंगे हम, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, बड़ी कौन सी वेलोसिटी, मैं लिख सकता हूं V2 इज इक्वल टू 2V1। बड़ी कौन सी है, V2 बड़ी है कि नहीं। अब ये बिल्कुल ऐसा नहीं जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि अगर हम पाइप का क्रॉस सेक्शन आगे से कम कर दें तो हाई स्पीड से निकलता है पानी, बिल्कुल सेम ही तो है। यहाँ पे अगर स्पीड V से जा रहा है तो आगे 2V से जा रहा है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया, करंट सेम है, फ्लो सेम है। बात समझ में आई, जितना चार्ज एंटर कर रहा है उतना निकल भी रहा है, तो इसका मतलब स्पीड बढ़ानी पड़ेगी इसमें, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया। बिल्कुल इसी का एनालॉगस है, ठीक है। तो दो फॉर्मूले मैंने बताए हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू E/m इंटू टाउ। ये माइनस साइन क्या शो करता है, किसकी डायरेक्शन अपोजिट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। और I इज इक्वल टू NeAVd। ये दो फॉर्मूले देखे आज हमने, केवल और केवल दो, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी था। इसका जो डेरिवेशन किया है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान लीजिए हर अल्टरनेट ईयर पे आता है बोर्ड में, इतना इंपॉर्टेंट। आपके जो UT CT होंगे आपकी क्लास में, उसमें भी इसका डेरिवेशन लिख लीजिए आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन कभी कभी आ जाता है, लेकिन इसके बेस पे क्वेश्चन बनते हैं। समझ में आया, तो ये है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का। कोई डाउट, कोई समस्या। इसके बाद हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था। हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की प्रॉपर्टी, ये जो सारी एप्लीकेशंस वगैरह वो सब पढ़ेंगे, लिमिटेशंस क्या होती हैं ओम्स लॉ की वो सब पढ़ेंगे। तो अगली बार हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, और वो जो मैंने असाइनमेंट दिया है कैपेसिटेंस का वो करके लेके आना। वेंसडे को तो टेस्ट भी है आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है।